हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे हमारे डीपीपी के डिस्कशन का, जो 11th स्टैंडर्ड का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। इसका जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे थे अभी तक, ग्राफ्स एंड फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ग्राफ एंड फॉर्मूले पर रिलेटेड और रादर उन पर बेस्ड ये जो डीपीपी हम उसका डिस्कशन शुरू करेंगे। मेरा पूरा यकीन है कि आपने इस डीपीपी को इस लेक्चर से पहले डाउनलोड कर लिया है, पूरी डीपीपी अटेम्प्ट कर ली है और उसे अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ट्राई जरूर किया है। विद दैट स्टूडेंट्स, आज हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन पार्ट्स में कि चीज़ें कैसे हमारी अलग अलग अप्रोचेस के साथ एक्सप्लोर होती हैं और आप काफ़ी सारी नई सारी चीज़ें सीखेंगे। आई होप आपको पता है स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर और सेगमेंट में। मतलब कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मांगने जैसा कोई मॉडल नहीं है। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा प्रोग्राम, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल टोटली एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि अगर आप देखें तो किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या फिर और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी जेईई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट में पूरे कोर्सेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और सबसे पहले ये समझेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपको क्या क्या चीज़ें डिलीवर करता है। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट, हम इंश्योर करते हैं कि हम हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के एक एक सिंगल टॉपिक को बहुत डिटेल में, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और बहुत थरोली आपको एक्सप्लेन करें। काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स रखें ताकि हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको एप्लीकेशंस के टर्म्स में न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम समझा पाएँ। मतलब हर कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपके अंदर डेवलप करवाई जा सके। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक को डीपीपी आपको प्रोवाइड की जाती है। यानी उस डीपीपी के थ्रू आप उस टॉपिक को और कंसोलिडेट कर सकते हैं, उस पर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, बल्कि उन डीपीपी के भी वीडियो सॉल्यूशंस हम आपके लिए क्रिएट करते हैं और वो भी हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर ईजीली, फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स हम आपको और क्या क्या चीज़ें बताने या करवाने वाले हैं। हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे। मतलब हम हर तरह के क्वेश्चन से आपको एक्सपोज करेंगे ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना सीखें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम डाइवर्सिफाइड लर्निंग की तरफ ध्यान देंगे, हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ डील करेंगे। मतलब इतने सारे हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को फेस कर चुके हो और आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना सीख पाएँ। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि ऑफ कोर्स हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आए हुए पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मतलब जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू वो थॉट प्रोसेस आपकी बिल्ड होगी कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे फेस करना होता है और आप एग्जाम की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे अगर आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं। तो वो भी हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। एंड ऑफ कोर्स आप यकीन करिए, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्लान किए जाएंगे। यानी आप हमें अपने डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। डाउट्स फॉरवर्ड करने का तरीका बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधे सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई एक लिंक आस्क योर डाउट पर क्लिक करना है, या फिर अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट। वहाँ क्लिक करिए, अपना डाउट फॉरवर्ड करिए। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, जब भी आप डाउट्स फॉरवर्ड करें तो पहली बात तो उन फोटोग्राफ्स को प्रॉपर्ली क्लिक करिए, उन्हें सही रिजोल्यूशन में क्लिक करिए, मतलब सही एंगल से क्लिक करिए, वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होते हैं। दूसरी बात, उन्हें प्रॉपर्ली क्रॉप करिए, मतलब जितना डाउट है बस उतना ही फॉरवर्ड करिए, पूरे के पूरे पेजेस फॉरवर्ड मत करिए। ज़्यादा मतलब कंटेंट समझने में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हैं। सो इट्स बेटर कि अगर 3 डाउट्स हैं तो 3 बार फॉरवर्ड कर दीजिए, 3 फोटोग्राफ्स भेज दीजिए, तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग क्रॉप करके फॉरवर्ड कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक और फैसिलिटी है, वहाँ पर आप रिमार्क डाल सकते हो। रिमार्क डालते वक्त आप लिख सकते हो कि एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो 3 चीज़ें स्टूडेंट्स, डाउट फॉरवर्ड करते वक्त प्रॉपर रिजोल्यूशन में सही एंगल से प्रॉपर्ली क्रॉप किया हो फोटो, एंड ऑफ कोर्स उस चीज़ पर रिमार्क लिख दीजिए कि एग्जैक्टली कौन सी बात है जो बॉदर करिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता है। अक्सर आप क्वेश्चंस भेजते तो हो पर वो समझ नहीं आ रहा होता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप मेंशन करें स्पेसिफिकली कि आप क्या पूछ रहे हैं, है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होंगे, हम सारे डाउट्स एक्यूमुलेट कर लेंगे और उन्हें भी एड्रेस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लान किए जा रहे हैं, यानी कि आप हर चैप्टर पर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उस पर आपकी कितनी प्रोग्रेस है, उसको आपने कितने अच्छे से स्टडी किया है और उस चैप्टर पर आपकी कितनी अच्छी कमांड है। तो वो भी बेशक स्टूडेंट्स हम डेवलप करेंगे और हर एक चैप्टर को अच्छे से सेल्फ एनालाइज, सेल्फ असेसमेंट हम करेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि हर एक चैप्टर पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं और उस पर और कितनी मेहनत और कितना वर्क करने
करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और ख़ास और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आपके फैकल्टी मेंबर्स आपको हर चीज़ को लेकर गाइडेंस देंगे, जैसे कि एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर कोई भी जो ज़रूरी चीज़ है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपकी अकेडमिक से रिलेटेड है, उनको लेकर हम आपको टाइमली गाइड करते रहेंगे। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, स्ट्रेस को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो रही है, स्ट्रैटेजी समझनी है, बुक्स को लेकर गाइडेंस चाहिए या कोई साइकोलॉजिकल हैक अगर है, तो ये सारी चीज़ें आपको हम सिखाते बताते रहेंगे ताकि आप हमेशा आसानी से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ हम लाएंगे एग्जाम के वक्त, आपके लिए हर चैप्टर के वन शॉट रिवीजन हम क्रिएट करेंगे, यानी कुछ बहुत प्रिसाइज, बहुत कंसाइज से टू द पॉइंट वन शॉट रिवीजन, जिसमें थ्योरी हम क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू उस चैप्टर को अच्छे से कंसोलिडेट करके, अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली बिना किसी हेजिटेशन या एंजाइटी के पूरा पेपर लिख पाएं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, एग्जाम के वक्त आपके एग्जाम से पहले हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। उन मॉक्स के थ्रू आप इस एग्जाम को अच्छे से समझ पाएंगे, उस पैटर्न को स्टडी कर पाएंगे, उसके लिए स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाएंगे कि कैसे सेक्शंस में टाइम डिवोट करना है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, वो सारे आप इन मॉक्स के दौरान फेस कर रहे होंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत कम फ्लक्चुएशंस के साथ, अच्छी एफिशिएंसी के साथ अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE मॉड्यूल के साथ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एक इजी, एक आसान और एक इंटरेस्टिंग डीपी है। क्वेश्चंस मिक्सचर में है, मतलब इजी भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है। टफ तो नहीं कहूँगा, बट हाँ आपके अभी कॉन्टेक्स्ट से अगर मैं समझाना चाहूँ तो हाँ आपके लिए शायद अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे टफ लग सकते हैं, बट ग्रेजुअली यही वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कहोगे कि सर इसे आप टफ कह रहे थे। बिल्कुल वो इतने आसान क्वेश्चंस हैं अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप कर चुके होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स की। एंड आई टोटली एक्सेप्ट स्टूडेंट्स कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर क्वेश्चंस हो नहीं रहे। तो क्वेश्चंस अगर हो जाएंगे तो फिर आप इन क्लासेस को क्यों ही देख रहे होंगे। अगर क्वेश्चंस आपसे हो रहे होते तो फिर आप IIT JEE और मेंस और एडवांस एग्जाम तो खुद से निकाल लेते ना। तो ये क्वेश्चंस अच्छे ही हैं, ये क्वेश्चंस चैलेंजिंग हैं, ये क्वेश्चंस टफ हैं, ये क्वेश्चंस आसान नहीं है। और अगर मैं आसान क्वेश्चंस रख कर आपसे सॉल्व करवा कर आपको ये फील करवा दूं कि देखो भाई क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो बात तो फिर वही होगी ना कि आप कुछ नया कैसे सीखेंगे। तो क्वेश्चंस तो एक एक क्वेश्चंस को सेलेक्टिवली पिक किया गया है, मतलब छांटा गया है, चुना गया है और रखा गया है डिलिबरेटली कि यहाँ पर इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए क्वेश्चन रखते हैं ताकि इससे आप 2 से 3 नए नए कंसेप्ट सीख पाएं। तो हर क्वेश्चन को रखने का एक मोटिव है, हर क्वेश्चन को रखने का एक इंटेंट है ना। और इसी तरीके से रखे गए ताकि क्वेश्चंस नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, आपकी कोशिशें चलती रहनी चाहिए। एंड आई होप जब मैं समझा देता हूं तो समझ जरूर आता है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। एंड यकीन करिए आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब आप लगे रहेंगे, देखो ऐसा होता है, एक बैरियर होता है। बैरियर कैसा होता है स्टूडेंट्स, आप शुरुआत में स्ट्रगल करते रहते हो, फिर ना वो ड्रास्टिकली फॉल होता है। मतलब शुरू में वो पॉइंट आने में बहुत टाइम लगता है कि आपसे चीज़ें सॉल्व ना हो, लेकिन जनरली क्या है, लोग यहीं पर कुछ बच्चे यहाँ पर आकर गिव अप करते हैं। मेरा यकीन करिए अगर आपने इस बैरियर को पास कर लिया ना तो फिर जर्नी स्मूथ है। फिर एक टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट, आपका इंक्लिनेशन और आप बहुत पैशनेट होकर ये चीज़ें कर रहे होंगे। पर यहां से यहां तक जाने का वो पेशेंस चाहिए हमें, है ना, कि आप चुपचाप क्वेश्चंस करते चले जाए, बस लगे रहें। आई होप आपको ये पॉइंट याद है स्टूडेंट्स। कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब जुटे रहना, टिके रहना, परसिवेरेंस, बस बने रहना, बस कोशिश करते रहना, गिव अप मत करना, क्विट मत करना, ट्राई करते रहना, है ना। शुरू में वो आएगा, वो बैरियर आएगा, वो पॉइंट आएगा जहां पे आपका वो थ्रेशोल्ड टूटेगा और फिर चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो बस लगे रहिए, क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए, है ना। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट या डिसहार्टन मत होइए कि नहीं हो रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार आपको ये बात कहकर पुश कर रहा हूँ कि आप कोशिश करते रहिए, बस अभी इतना काफ़ी है। और अभी तो हम इनिशियल स्टेज पर है, अभी हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, जब आपके पास बहुत सारे इनपुट्स होंगे, तो आप क्वेश्चन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे। फिर आपके पास आइडियाज़ होंगे, आपके पास अलग अलग चीज़ें होंगी सोचने की। तो बेशक हम उस स्टेज पर आएंगे, पर अभी फिलहाल पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि बस कोशिश करिए। नहीं हो वो एक अलग बात है, और क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर सारे, तो फिर आप नया कैसे कुछ सीख रहे हो। क्वेश्चंस अच्छे लाना ही तो मेरा मोटिव है, ताकि मैं अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊं, ताकि आप बहुत सारी नई लर्निंग्स डिराइव कर पाएं। आई होप आप पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो। विद दैट स्टूडेंट्स, हमारे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पहले आप क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर क्या लेकर आए, और अगर आया तो क्या आया, नहीं आया तो क्या नहीं आया, कहाँ दिक्कत आई, क्या हुआ, सब कुछ मुझे कॉमेंट में लिखकर बताइए ताकि हम ये डायलॉग स्टैब्लिश कर पाएँ।
आई होप आपने स्क्रीन को पॉज किया और खुद से ट्राई किया और इसको वर्कआउट करने की कोशिश की। जल्दी से देखते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। मेरे ख्याल से सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा माजरा यहाँ पर होने वाला है। ये जो 1/2 अगर दिया है, इससे मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ शायद इंटरेस्टिंग सा दिखे, कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखे। मतलब क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए सर, अगर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा, √3/2 cos 23। सर ये दिखेगा कैसा, √3/2 टाइम्स cos 23 डिग्री। ठीक है सर, फिर क्या लगा हुआ है माइनस, और इसके बाद क्या लगा हुआ है सर, वापस अगर 1/2 को इधर भी मल्टीप्लाई किया इस टर्म से भी तो 1/2 टाइम्स sin 23। सो वी हैव हियर 1/2 टाइम्स sin 23। सर आप क्या समझ पा रहे हो इससे? मेरे ख्याल से मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ समझ पा रहा हूँ कि सर अगर मैं √3/2 और 1/2 को समझना चाहूँ तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि सर इससे अगर आप कहना चाहें तो आप इसे कह सकते हो cos 30। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ये होता है sin 60 यानी cos 30, और ये क्या होता है स्टूडेंट sin 30। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। सर अगर ये होता है cos 30, अगर ये होता है cos 30 तो मैं इसे लिखने वाला हूँ cos 30, और यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ स्टूडेंट, सर ये लिखा हुआ है cos 23। सिमिलरली सर अगर आप यहाँ पर देखें तो 1/2 होता है sin 30, तो आप इसे लिखेंगे sin 30, और sin 23 को तो sin 23 ही लिखा रहने देंगे। और आई होप यहाँ से आपको क्लिक हो रहा है कि हम किस फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, cos A cos B माइनस sin A sin B। आई होप ये फॉर्मूला आप रिकॉल कर पा रहे हो। मैं जल्दी से लिख देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स जस्ट हमने कुछ ही पुराने लेक्चर्स में पढ़ा है, cos A cos B माइनस sin A sin B। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स ये सारी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले और इन सब चीज़ों को? याद करिए स्टूडेंट्स, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है जिसे आप लिखते हैं सर, आई एम रियली सॉरी, जिसे आप लिखते हैं cos ऑफ A प्लस B। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो क्या आप सीधा सीधा सोच और देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? सर cos A cos B माइनस sin A sin B इज cos A प्लस B। माइनस जब होता है तो A प्लस B होता है, तो अगर A प्लस B किया तो 30 प्लस 23 कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स? ये हो जाने वाला है 53। तो सर ये होता है cos 53। बहुत बढ़िया, आई थिंक हम शायद आंसर ले आए। सर cos 53 आंसर है, बट जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा ना तो आप शायद ऑप्शन ए मार्क कर दोगे और शायद आप गलती कर दोगे। उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि ये किसके इक्वल है, उसने पूछा है दिस इज नॉट इक्वल टू। तो पहली बात तो cos 53 इज नॉट एन आंसर, इज नॉट द आंसर, नॉट एन आंसर। क्यों सर? क्योंकि इसकी वैल्यू है cos 53। वो पूछ रहा है इट इज नॉट इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, किस किस के इक्वल हो सकता है पहले वो निकाल दें। सर क्या ये sin 53 के इक्वल हो सकता है? मैं इन दोनों चीजों पे और बात करना चाह रहा हूँ। अगर मुझसे पूछा जाता है MSQ में कि क्या ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी आंसर हो सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्यूशन बेस्ड लर्निंग से अगर बात करूँ तो ऑप्शन बी मुझे डाउटफुल लग रहा है, बट मैं एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी अगर पूछा जाता है कि किसके इक्वल है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी या ऑप्शन बी इनमें से कुछ और भी ऑप्शन आंसर हो सकते हैं क्या? सर एक बार ट्राई जरूर करते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? सर हमारे पास वैल्यू आ रही है cos 53। अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है cos 53 तो इससे आप और क्या क्या डिराइव कर सकते हो? मेरे ख्याल से सर अगर आपके पास लिखा हुआ है cos 53 तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, cos 53 डिग्री को cos ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, 53 को मैं 90 माइनस समथिंग लिख सकता हूँ क्या? सर कोशिश की जा सकती है, मैं इसे लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस। अब 53 में कितना ऐड करें कि 90 आएगा स्टूडेंट्स? तो मेरे ख्याल से 53 में 7 ऐड किया तो 60, और 60 में 30 ऐड किया तो 90। तो कहना है इसे सर 90 में से अगर आप 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेशक आपका 53 आ जाएगा। आप पॉइंट समझ पाए स्टूडेंट्स? अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा तो हम क्या करने वाले हैं सर, हम लिख रहे हैं इसे cos ऑफ π/2 माइनस 37 डिग्री। और सर अगर आप इसे ऐसा लिख रहे हो तो आपने बहुत शानदार सी चीज़ की। क्या किया स्टूडेंट्स? याद करिए π/2 आई होप यू रिमेंबर वाई एक्सिस की पॉजिटिव पार्ट पे ये चीज़ें अब आपको याद हो चुकी हैं। और सर अगर यहाँ पर π/2 होता है तो π/2 में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैंड करते हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो मुझे सिग्नेचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन π/2 के कारण जब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चीज़ें शफल होती हैं तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसके इक्वल होगा सर? ये इक्वल होगा sin 37 डिग्री के। सर ये इक्वल होगा sin 37 डिग्री के, मतलब क्लियरली ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। सर व्हाट अबाउट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी? ऑप्शन बी मुझे लग रहा है इंट्यूशन बेस पर, क्योंकि अगर cos 53 है ना तो sin 53 नहीं होगा।
आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, क्योंकि cos 45 और sin 45 इक्वल होते हैं, बाकी फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डील करते हैं। याद करिए, जैसे sin 30 cos 60 के इक्वल, sin 0 cos 90 के इक्वल, sin 45 cos 45, क्योंकि वो फॉर्चुनेटली कॉम्प्लीमेंट्री में सेम हो गए, लेकिन sin 60 cos 30 और sin 90 cos 0 के इक्वल। तो sin cos 53 अगर हमारा आंसर है कि अगर ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो आप उस बेसिस पे भी ऑप्शन बी मार्क कर सकते हो। बट फिर भी अगर ऑप्शन डी पता करना है, तो मैं जा रहा हूँ sin 143 के पास। सर sin 143 के पास अगर आप जाना चाहें तो यहां से शायद मैं 143 एक्सेस कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे सर, एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं sin 180 माइनस समथिंग। सर एक छोटी सा सजेशन मैं पूछना चाह रहा हूं कि 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 37 आ जाए। आई होप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो सर। अगर 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि आपका 37 आ जाए, तो एक छोटा सा काम ये करके देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कि मेरे ख्याल से अगर मैं 37 से 180 तक पहुंचना चाह रहा हूं, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, तो 37 को अगर 3 दिया तो हो गया 40, और 40 को 140 दिया तो हो गया 180। यानी सर अगर 180 में से आप 143 सब्ट्रैक्ट करते हो तो सर आपका 37 आ जाता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स वो क्या, कि सर ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन है साइन ऑफ 180 कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई माइनस 140 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ आई? और सर अगर आपने ऐसा किया तो आपने एक बड़ा मजेदार सा काम किया, पाई माइनस, पाई कहाँ होता है स्टूडेंट्स, याद करिए, ये होता है 0, तो यहाँ होता है पाई, और पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और पहली बात तो पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, साइन 140 डिग्री। और जहाँ तक सिग्नेचर की बात है कि सर प्लस हो गया माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपके पास 3 वैल्यूज आई सर, पहली तो साइन 37, आई होप आपको नजर आ रही है, दूसरी साइन 43, और एक और जो वैल्यू हमारे पास आई थी दैट्स कॉस 53। ये तीनों इक्वल हैं। तो जो नॉन इक्वल वैल्यू जिसे मैं इंट्यूशन के बेसिस पर भी मार्क करवा पा रहा था, वो कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन डी भी इसके इक्वल है। तो नॉट इक्वल जब पूछा जाएगा तो हम ऑप्शन बी मार्क करेंगे। मेरा बस कहना इतना सा है कि जब उसने नॉट इक्वल टू पूछा था ना, और जैसे ही आपका cos 53 आया था, तो आप मार्क कर सकते थे sin 53, क्योंकि अगर cos 53 है तो sin 53 तो नहीं होगा। पर फिर भी अगर हमसे पूछा जाता कि कौन कौन से इक्वल हैं, तो C और D इस तरीके से निकाले जाते हैं। आपको रियलाइज हुआ ये क्वेश्चन 2 फॉर्मूले को इंपार्ट कर रहा था। पहली लर्निंग तो ये कि आप इस तरीके से जब 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा cos से cos b माइनस sin है sin b वाला फॉर्मूला बन जाता है। फिर इसमें एक और लर्निंग उन्होंने अप्लाई कर दी आपकी, कौन सी, जो आपके एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है। याद करिए स्टूडेंट्स, वही क्वाड्रेंट वाली थ्योरी उन्होंने इंपार्ट की। तो 2 कॉन्सेप्ट्स एक साथ चेक किए गए। आपको क्वेश्चन आई होप समझ आया, पूरी लर्निंग समझ आई। कोई और चीज़ अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, उसे हम डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। बट आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट कहीं भी नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग, एक और शानदार सा क्वेश्चन, ज़रा इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे ट्राई करेंगे, मतलब इसमें आपने क्या किया, क्या अप्रोच यूज़ की, एंड ऑफ कोर्स आंसर भी लिखिए। तो आप आई होप आप ये जो हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ये जो चेन है, जो इंटरैक्शन इस्टेब्लिश होना चाह रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि आप हमसे रिप्लाई करें, हमसे कम्युनिकेट करें, ताकि हम आपके रिस्पॉन्सेस पढ़कर ये समझ पाएँ कि एग्जैक्टली आप क्या आंसर निकालते हो, आपने इन चीज़ों को कैसे वर्कआउट किया। तो प्लीज़ आंसर ज़रूर लिखिए कमेंट में, ताकि हम समझ पाएँ कि चीज़ें रेसिप्रोकेट हो रही है नहीं। और जैसा हमने शुरुआत से डिस्कस किया है, आंसर से भी ज़्यादा अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए मुझे ये बताना कि आप मुझे अप्रोच बता पाएँ कि आप कैसे सोच रहे हैं। वो थॉट प्रोसेस भी अगर मैंने समझना शुरू की तो मैं एक्चुअली ग्रैब कर पाऊँगा कि अभी हम किस स्टेज पर हैं और अभी हमें और कैसे आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत है। तो एक बार जल्दी से इसका आंसर और अप्रोच मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए स्टूडेंट्स। आई होप हर दफ़ा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वीडियो पॉज करके और ज़रूर ट्राई करते हैं ना। सीधे सोल्यूशन देखने की आदत मत डालिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ल्यूरिंग सा हो सकता है, बहुत अट्रैक्टिव सा हो सकता है कि सर करवाई तो देते हैं तो क्यों मेहनत करें। और प्लीज़ यकीन करिए, मेहनत नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हर चीज़ अगर हाथ में सजी सजाई मिलेगी तो गड़बड़ें होंगी। तो हर क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिए, प्लीज़ ये हैबिट डेवलप करिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है अल्फा बीटा और गामा 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, तो 3 अलग नंबर्स हैं। और सबसे खास बात ये कि सर अल्फा बीटा गामा जो है तीनों π/2 से 0 के बीच में है। अब वो पूछ रहा है 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस 10 बीटा माइनस गामा प्लस 10 गामा माइनस अल्फा। अब हम में से काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में थॉट आ सकता है कि सर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि सर 10 ऑफ a माइनस बी, आई होप मुझे यकीन है काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा कि सर 10a माइनस बी वाला फॉर्मूला, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। सर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्यों ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करना है, और हम ज्योमेट्री अलजेब्रा जानते ही हैं, कुछ ना कुछ तिकड़म बढ़ा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे।
मैं कह रहा हूं कि क्या सच में ऐसा करना जरूरी है? क्या थोड़ा अगर इंट्यूटिवली सोचा जाए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए, तो क्या बात और आसान हो सकती है? बेशक हो सकती है। प्लीज इस बात को समझो। जब उसने कहा था आपसे कि ये तीनों जो हैं वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, दूसरी बात उसने इनको कहा था कि ये तीनों 0 से π/2 के बीच में। मैं एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, मैं थोड़ी देर के लिए अगर अल्फा माइनस बीटा को आपसे कहूँ कि मान लो ए है, मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि बीटा माइनस गामा को मान लो बी है, और तीसरा एंगल जो हमें दिया है वो है गामा माइनस अल्फा, तो स्टूडेंट्स मान लो गामा माइनस अल्फा है एंगल सी। अगर मैंने इन्हें तीन अलग अलग एंगल्स बनाए, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करूं, मतलब अगर मैं ऐड करूं ए, बी और सी को, तो कितना आने वाला है? सोच के देखो स्टूडेंट्स, ए, बी और सी को ऐड किया तो अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस गामा माइनस अल्फा। और अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो आई थिंक हमने कुछ तो वर्कआउट किया है कि सर अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल और गामा से गामा कैंसिल, यानी ये आता है 0 के इक्वल। ये रिजल्ट बहुत काम का है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट बहुत काम का इसलिए है क्योंकि अगर आप सोचें तो सर आपने निकाला a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल? 0 के, यानी आपने एक रिजल्ट निकाला कि सर a प्लस बी जो है वो माइनस ऑफ सी के इक्वल है। और अब अगर मैं दोनों तरफ इन दोनों एंगल्स का tan रेशियो लेता हूं, तो इस तरफ क्या आ जाएगा सर? इस तरफ होगा आपके पास tan ऑफ a प्लस बी, और सिर्फ इस तरफ आपके पास होगा tan ऑफ माइनस सी। आई होप दिस डजंट कंफ्यूज यू ऑल, एंड वी ऑल नो कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि tan भी एक हमारा ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करता है, और ये है tan a प्लस बी, जिसके बारे में आई थिंक अब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है। तो मैं दोनों साइड्स एक्सप्लोर करूंगा। सर tan a प्लस बी को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो tan a प्लस बी कितना हो जाने वाला है? सर tan a प्लस बी को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? tan a प्लस tan b अपॉन में कितना है स्टूडेंट्स? सर अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। आई होप दिस डजंट कंफ्यूज एनीवन। सारे स्टूडेंट्स को ये वाले स्टेप समझ आई। और राइट हैंड साइड पे क्या होने वाला है सर? सर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है tan ऑफ माइनस सी, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन नहीं ले रहे हैं, मतलब आई एम रियली सॉरी, वो मेरे मुंह से गलत लाइन निकली, माइनस को कॉमन नहीं लेंगे हम, है ना। हम tan ऑफ माइनस सी कितना होता है? माइनस tan सी, क्योंकि एक ऑड फंक्शन है, तो tan ऑफ माइनस सी कैन बी रिटन एज माइनस tan सी। ये प्रॉपर्टीज हमने ग्राफ्स के थ्रू एक्सप्लोर किए, याद करिए स्टूडेंट्स। तो हम इसे लिखेंगे माइनस tan सी, कॉमन नहीं लेंगे, है ना, वो गलती से निकला है। तो हम क्या लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे माइनस ऑफ tan सी। अब क्या करेंगे सर? अब बड़ा सिंपल सा काम, इस डिनोमिनेटर को वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस डिनोमिनेटर को वहाँ मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव tan a प्लस tan b प्लस tan c। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर उस तरफ इसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस tan c से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये जाता है माइनस tan c, और जब माइनस tan c से tan a tan b नेगेटिव वाला मल्टीप्लाई हुआ तो यह हो जाता है प्लस tan a tan b एंड tan c। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आया। और सर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं क्या करूंगा? मैं tan c को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, और जैसे ही हमने tan c को इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या दिखता है सर? ये दिखता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, और इस माइनस tan c को शिफ्ट किया। आई थिंक मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, मैंने ये tan c ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया था। आई होप ये यहाँ पर नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मतलब वो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये थॉट गया कि वो माइनस tan c उधर होगा और उससे शिफ्ट कर देते, तो एक स्टेप मैंने ज़्यादा लिख दी थी। और ऐसा आप लिखना शुरू करिए, है ना, लिखने की आदत डालिए। बट मैं थोड़ा सा डिल्यूजन में चले जाता हूँ कि मुझे एक स्टेप में आगे भी सोच रहा होता हूँ, और मुझे ये भी याद रखना होता है कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाना है, तो वो दोनों का मिक्सचर कभी कभी हो जाता है और ऐसे कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं, सिली एरर्स, है ना। तो आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि आपको सॉल्व भी करना है और समझाना भी है, आपको तो सिर्फ सॉल्व ही करना है। तो आप स्टेप्स अवॉइड करिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिएगा, है ना, कम से कम लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन दिमाग में करिएगा। जो ये स्टेप मैंने परफॉर्म की उधर मल्टीप्लाई होगा tan c इधर आ जाएगा, एक स्टेप में कर देना, है ना। तो मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कि tan a प्लस tan b, और जब इस tan c को उधर शिफ्ट किया तो कितना हो जाने वाला है सर? ये हो जाने वाला है प्लस tan c, और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? सर ये इक्वल होगा tan a डॉट tan b डॉट tan c। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, हम यही तो ढूंढ रहे थे, tan a प्लस tan b प्लस tan c। सर आप ये कैसे ढूंढ रहे थे tan a प्लस tan b प्लस tan c? क्योंकि सर a b और c जो आपने कैपिटल लेटर्स में लिए हैं वो रियलिटी में a b और c नहीं है, वो तो क्या है स्टूडेंट्स? जो a है वो है अल्फा माइनस बीटा, आई होप आपको याद आ रहा होगा। सर जो b है वो है बीटा माइनस गामा, आई होप आपको ये भी याद आया होगा। एंड जो सर जो c है वो है गामा माइनस अल्फा, और ये किसके इक्वल आ रहा है? tan a tan b tan c के, यानी इक्वल आ रहा है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा टाइम्स tan ऑफ बीटा माइनस गामा टाइम्स tan ऑफ गामा माइनस अल्फा। तो सर ये इसके इक्वल आ रहा है। तो बेशक हमने इसे सॉल्व किया, बट हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन लेकर इसे सॉल्व किया। ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर उन तीनों एंगल्स को मैं a प्लस बी प्लस सी मानूं तो उन तीनों एंगल्स का सम था 0, और उस बेसिस पे हमने ऐसा कुछ कन्वर्ट करके प्रॉपर्टी लगाकर उसे सॉल्व किया।
आई होप आपको कुछ रिकॉल हो रहा है जो हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, पर उसको इस नज़रिए से कैसे देखा जा सकता है वो यहाँ पर हाईलाइट हुआ था। तो मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन उतना लेंदी, उतना डिफिकल्ट, उतना टफ नहीं है। मेरा यकीन करिए IIT JEE मेंस और एडवांस में क्वेश्चन टफ दिखते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, वो आपको डराने के लिए जानबूझ के अलग अलग चीज़ें रखते हैं, पर यकीन करिए वो सिंप्लीफाई होकर बहुत आसान बनती हैं। और वो डराने के लिए इसलिए रखते हैं कि वो आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स चेक कर पाएं, मतलब आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, आप देखकर उसका मीनिंग, उसका सेंस निकाल पाते हैं या नहीं। और प्रॉब्लम्स ऐसी तो होती हैं, वो दिखती कॉम्प्लिकेटेड है, बट उनसे सेंस अगर आपने निकालना सीखे, उनको अगर सॉल्व करना सीख गए तो चीज़ें आसान है। और ऐसा ही तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, द मोमेंट यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम को समझना ही मोटिव या इंटेंट होना चाहिए। जैसे ही आप प्रॉब्लम को समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नेवर अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो मैंने जब यहाँ से इसे सॉल्व किया तो निकल कर आता है 10 अल्फा माइनस बीटा डॉट 10 बीटा माइनस गामा डॉट 10 गामा माइनस अल्फा, जो कि मुझे कहीं भी ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो मैं कहूँगा नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा आंसर कितना आया है सर? सर हमारा आंसर आया है 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा टाइम्स 10 ऑफ बीटा माइनस गामा टाइम्स 10 ऑफ गामा माइनस अल्फा। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक चीज़ें अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैं देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट समझ आया ना स्टूडेंट्स, ये हमने कैसे किया और ये चीज़ें कैसे हो रही, क्योंकि ऐसा कुछ हम पहले भी कर चुके हैं और उसी हिंट को हमने यूज़ किया है यहाँ पर, है ना। अगर अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक यूज़ करता है। आई अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पर क्वाड्रेटिक के बेसिक्स आई एम वेरी श्योर आपको पता है, और नहीं भी पता है तो जितने भी हम यूज़ करेंगे वो मैं सारे आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। खैर, इसके अलावा एक शानदार सा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ दिया गया है, काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। मुझे जितना आप ट्राई कर सकते हो उतना तो कॉमेंट में लिख के बताओ कि यहाँ तक तो सर हम पहुँच गए, हमने इतना तो निकाल लिया, हम इतना तो वर्कआउट कर पाए। इसके आगे के पार्ट में दिक्कत आ रही है, कहाँ पर अटक रही हो ये भी लिखो, कितना आ गया है ये भी लिखो, और मुझे ज़रूर बताओ अगर किसी का आंसर आ गया तो कौन सा ऑप्शन आया है और कैसे आया है, आपने क्या टेक्निक यूज़ किया, आपने क्या कंसेप्ट यूज़ किए। तो जल्दी से मुझे लिखकर बताइए कमेंट में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो क्विकली ट्राई एंड गिव मी द आइडिया कि आप कैसे इसे अप्रोच कर रहे हैं। आई होप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। आई होप आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करते हो, है ना। क्या कह रहा है वो? द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और वो रूट्स क्या है स्टूडेंट्स? वो रूट्स हैं 10 30 डिग्री एंड 10 15 डिग्री, ठीक है सर। फिर वो वैल्यूज पूछ रहा है 2 प्लस क्यू माइनस पी के। चलो ये सारी बातें बाद में, पहले एक बात समझो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर मुझे कभी भी लाइफ में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो हमें क्या दी जाती है सर? वो कहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बातें याद हैं सर। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दी जाती तो अगर मुझे कह दिया जाए कि इसके जो दो रूट्स हैं वो क्या है सर? अल्फा और बीटा। तो अगर मुझसे कोई कहता है कि सर अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में, जो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं, तो उस फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं? तो उस फॉर्म में हम इसे लिखते हैं x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसी क्वाड्रेटिक को लिखने का ये एक तरीका होता है। मैं कहता हूँ अगर इस पूरे इक्वेशन को मैंने a से डिवाइड किया तो ये कैसा दिखता है? तो अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर आप a से डिवाइड करें तो सर ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस b अपॉन a टाइम्स x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। सर एक छोटा सा काम करते हैं, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करके इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर दें। अगर मैंने चाहा कि मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो देखो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा सर? x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स, तो माइनस एक्स में कॉमन ले लेता हूँ तो बच क्या जाता है? अल्फा। तो यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस ऑफ एक्स, और बच क्या जा रहा है? अल्फा प्लस बीटा। तो मैं उसे अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स लेता हूँ। फिर एक और टर्म बचेगी स्टूडेंट्स, हो क्या होगी? अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, दैट विल बी प्लस अल्फा बीटा। चूंकि स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर सेम, बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, ये दोनों इक्वेशंस सेम हैं। और अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो क्या इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जा सकते हैं? बेशक सर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बहुत अच्छी बात है सर। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है b अपॉन है सर, ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है b अपॉन है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया सर, एक रिजल्ट तो शायद मुझे दिख रहा है। और सिमिलरली कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है c बाय a, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है अल्फा बीटा, यानी मैं एक और रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ कि जो कांस्टेंट टर्म थी अल्फा बीटा वो किसके इक्वल है? c बाय a के। और अगर इसका नेगेटिव साइन में इस तरफ लेकर जाऊँ तो यहाँ से मैं एक और रिजल्ट डिराइव कर सकता हूँ कि सर अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस b बाय a के इक्वल। क्या आपको ये दोनों रिजल्ट समझ आए स्टूडेंट्स? और ये
दोनों रिजल्ट हमने क्यों निकाले? जब मैं आपसे कहता हूं कि अल्फा बीटा सी अपॉन ए है और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? मैं बहुत इंपॉर्टेंट से दो रिजल्ट्स आपको देना चाह रहा हूं कि कभी भी मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए और कहा जाए कि ये दो वैल्यूज जो हैं वो इसके रूट्स हैं, अगर ये दो जो वैल्यूज हैं वो इसके रूट्स हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हालांकि जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में जितना इन्फॉर्मेशन यूज हो रहा है वो हम सीखना चाह रहे हैं कि सर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए कि इसके जो रूट्स हैं सर वो हैं अल्फा एंड बीटा, तो आप हमेशा याद रखिए जब आप कहते हो सम ऑफ द रूट्स, जब आप कहते हो सम ऑफ द रूट्स तो वो कितना आता है स्टूडेंट्स? वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो हमेशा होता है नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। सिमिलरली सर एक और इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हम निकाल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स के साथ, हम एक और रिजल्ट निकालते हैं, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना? वो होता है स्टूडेंट्स क्या? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि क्या स्टूडेंट्स? अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो हो जाता है सी अपॉन ए। ये दोनों बातें प्लीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जो हम ट्राई करना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये बातें याद रहेंगी। डेरिवेशन से भी ज्यादा जरूरी है रिजल्ट याद रखिएगा। अब रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, है ना? और इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स हैं 1030 और 1015, ठीक है सर? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हमें दिए गए हैं सर वो है 1030 डिग्री एंड 1015 डिग्री, ठीक है सर? अब आप करना क्या चाह रहे हो? मैं बड़ी आसान सी बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं एक कंसेप्ट यूज करूँ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो क्या निकल के आता है सर? सर जब आप सम ऑफ द रूट्स करेंगे, सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या? 1030 प्लस 1015, क्योंकि रूट क्या है? एक है रूट 1030, एक रूट है 1015, यानी जब मैं अप्लाई करता हूँ सम ऑफ द रूट्स, जब मैं कंसेप्ट अप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स सम ऑफ द रूट्स, तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? हम करने वाले हैं 1030 पहला रूट प्लस 1045 ये आपका दूसरा रूट। एंड आई होप आप में से कोई भी स्टूडेंट अब इतना समझदार नहीं है कि वो ये सोच रहा है कि सर 1030 प्लस 1015 विल बी 1045, ऐसा नहीं करते हैं। आई होप आपको याद होगा, है ना? ये एक अलग वैल्यू है, एक अलग वैल्यू है, और ये कभी भी इन दोनों एंगल्स के सम के 10 के इक्वल नहीं होगी, है ना? ऐसा तो अब हमने नहीं सीखा है। आई होप आपको ये बातें याद है। तो सम ऑफ द रूट्स अगर अप्लाई किया तो 1030 प्लस 1045 वो होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर माइनस बी क्या होगा? माइनस पी अपॉन ए कितना है? 1, तो ये हो जाने वाला है कितना स्टूडेंट्स? माइनस पी। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है। अगेन अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, भाई एक और चीज निकालने की कोशिश करता हूँ, तो सर एक और रिजल्ट आप सोच सकते हो, वो रिजल्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सर एक और रिजल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सर ये सब क्यों कर रहे हो? आपको अभी क्लिक होगा स्टूडेंट जब हम बात करेंगे, पर इसे प्लीज ध्यान से सुनिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हिंट वही है कि 30 प्लस 15 45 दिखता है, पर 45 तक जाने के लिए मैं 13 और 15 की हेल्प कैसे ले रहा हूं उस पर समझाना चाह रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा सर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सर वो होगा 1030 डिग्री इंटू 10 ऑफ 15 डिग्री, और वो कितना हो जाएगा सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, सी अपॉन ए यानी क्यू अपॉन 1, दैट्स क्यू। सर ये सब क्यों किया? इससे फायदा क्या हो? इससे बहुत जरूरी बात हो रही है स्टूडेंट्स। क्या बात हो रही है? प्लीज इस बात पे गौर फरमाइए। बात ये हो रही है कि अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं कि 1030 प्लस 15 कितना होता है, तो बेशक आप में से हर एक स्टूडेंट बोलेगा 1045, जो कि हमें पता है 1 होता है। लेकिन सर अगर इसे किसी और नजरिए से देखें तो क्या आप इसे इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि अगर आपसे मैं पूछूं 10 ऑफ a प्लस बी वाले फॉर्मूले के पर्सपेक्टिव से देखो, तो आप क्या सोच सकते हो सर? आप बोलोगे 10a प्लस 10b। आई होप जब मैं ये फॉर्मूले लिखता हूँ तो आप मेरे साथ रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएं या बाय हार्ट कर लें और ये आपको मेमोराइज हो जाएं, क्योंकि इन फॉर्मूलों पर ही आपका पूरा मैथ्स बेस्ड है। यही सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में। तो जब आपसे 10a प्लस बी पूछा जा रहा है जो कि ये होता है, तो मैं 1030 प्लस 15 इज क्लियरली 1045, बट उसको उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करने के बजाय मैं 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा 10a प्लस 10b। आई होप ये बात समझ आई। डिवाइडेड बाय व्हाट सर? डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर 1030 की तो वैल्यू पता है तो वो रिप्लेस कर देते। मत करिए, 1030 की वैल्यू रिप्लेस मत करिए, क्योंकि शायद हमारे पास एक बहुत अच्छा क्लू है। क्लू क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 1030 प्लस 15 कितना बन जाता है सर? ये बन जाता है 1045, ठीक है सर? ये बन जाता है 1045। और अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, हमने जो चीजें डिराइव की हैं, हमने क्या क्या डिराइव किया स्टूडेंट्स? 1030
plus 15 minus p and 1030 into 15 is plus q. तो बस ये दोनों रिप्लेसमेंट हम सोचेंगे. 1030 plus 1015 is minus p. 1013 plus 1015 is minus p. तो न्यूमरेटर में I'll have minus p. I hope ये बात आपको समझ आई. डिवाइडेड बाय 1, तो 1 as it is माइनस 1030 into 1015 और ये कितना है स्टूडेंट्स, वो है q. तो ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है q. सर ये सब करने से आप क्या अचीव कर पा रहे हो, मैं काफ़ी कुछ निकाल पा रहा हूँ स्टूडेंट्स. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें 1045 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू. क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो जब 1 माइनस क्यू इधर आता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 माइनस क्यू, है ना. आई होप आपको दिख रहा है 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये कितना हो जा रहा है 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू क्लियरली कितना माइनस पी. अब एक छोटा सा काम सर हम क्या करने वाले हैं, इस चाहूँ तो या तो इस क्यू को ले जाऊँ या पी को, जो भी आप करना चाहे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक छोटा सा काम करते हैं, मान लेते हैं हमें किसकी ज़रूरत है, हमसे पूछा जो जा रहा है वो है 2 प्लस क्यू माइनस पी. तो प्लस क्यू माइनस पी पूछा जा रहा है, तो एक छोटा सा काम ही करो, इस क्यू को उधर लेकर जाओ. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से मैंने कुछ चाहा तो क्यू को उधर लेके गए तो प्लस क्यू माइनस पी हो जा रहा है, क्यू माइनस पी जो कि कितना हो जा रहा है 1. तो ये रिजल्ट हमारे काम का है, ये रिजल्ट बहुत काम का है. क्योंकि जब मुझसे कोई कहे क्यू माइनस पी की वैल्यू 1 है, जब मुझसे कोई कहे कि सर q माइनस पी की वैल्यू 1 है, तो आई थिंक मैं आंसर बता सकता हूँ. मैं आंसर क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई पूछ रहा है 2 प्लस क्यू माइनस पी तो कितना होगा स्टूडेंट्स, सर 2 तो 2 रहेगा और q माइनस पी जस्ट अभी निकाला कितना 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाता है 3. और 3 कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, सी. आई होप बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं था. 2 बातें याद स्टूडेंट्स करिए. पहला तो इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगा, सर इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला कंसेप्ट लगा बेशक. फिर कौन सा कंसेप्ट लगा, फिर क्वेश्चन में सर ट्रिगो लगा, है ना. तो आप समझ पा रहे हो दोनों चीज़ें लग रही है. एक तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला कंसेप्ट लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी हमारी फॉर्मूले वाला कंसेप्ट लग रहा है, और एक क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लग रहा है. तो 2 कंसेप्ट लगे, बट कैसे लगे वो समझ आया, और कितना आसान सा क्वेश्चन था. मेरा यकीन है कि इनको देख के आप घबराते नहीं हो कि सर क्वाड्रेटिक भी है ट्रिगो भी है, कैसे सोचेंगे. और वैल्यूज देने के बजाय इसने तो रूट्स दे दिए, कैसे निकालेंगे. और उसके बाद भी उसने कुछ अननोन इक्वेशन मतलब पूछी क्यू और पी की वैल्यू. यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो बन जा रहा है. ऐसा नहीं है, आप शुरू करिए. आप कहीं ना कहीं, मेरा यकीन है आपके पास अगर कोई और आइडिया भी होगा ना आप निकाल लोगे. ये तो बस मैंने एक अप्रोच बताई कि मेरे दिमाग में बेस्ट ऑप्टिमल अप्रोच जो हिट कर गई, जो क्लिक कर गई, जो स्ट्राइक किया मेरे दिमाग को, मैंने ऐसे सोच के ऐसे वर्कआउट किया. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स कि इसे ऐसे ही किया जा सकता है. ये मैथ से घुमा फिरा के जहाँ से भी जाओगे वही आंसर आएगा. तो आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं. तो बेशक अगर आपके पास और अच्छे बेहतर या आसान तरीके हैं, आपने किसी और तरीके से निकाला तो ज़रूर शेयर करिएगा. आई विल रियली अप्रिशिएट रीडिंग योर आंसर्स. आपके अलग अलग अप्रोचेस मुझे बहुत अच्छे लगेंगी, है ना. और डेफिनेटली कभी वक्त मिलेगा तो हम उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें भी सीखेंगे, है ना. आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं है. ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है, एक एक स्टेप अच्छे से समझ आई. ये इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट जो हमने क्वाड्रेटिक को लेकर सीखा कि सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे बनता है. मेजर कंसर्न है कि रिजल्ट आप याद रखें. ये रिजल्ट काफ़ी काम आएगा स्टूडेंट्स. मेजरली हमारे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम की चीज़ थी वो थी ये, है ना. तो इस रिजल्ट को ज़रूर याद रखिएगा कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एग्जैक्टली होता क्या है. इसी पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं. अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो एक और शानदार सा क्वेश्चन, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन. पहली बात अगेन देख के घबराना मत कि सर क्या क्या बातें करें, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और उसके ऊपर भी सर एक इनइक्वालिटी भी ला दी, या कुछ तो कुछ ला दिया. कितने सारे वेरिएबल्स हैं, कैसे सोचेंगे. तो पहली बात तो डरो मत, पहली बात तो घबराओ मत. बस यकीन रखो कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ निकल आएगा, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे. बस करना शुरू करो. मेरा यकीन करिए आपका ब्रेन कैपेबल है, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन वर्कआउट कर लेगा. और नहीं भी हो रहा है तो आई एम हियर टू गेट दिस डन. पर पहले एक बार ट्राई तो करो, इस यकीन के साथ करो कि आप कर लोगे. एक बार थोड़ा इसके साथ परेशान होइए, एक बार थोड़ा जूझिए. आपका दिमाग अभी बहुत सारे क्लूज, हिंट्स, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जानता है जो उसमें अप्लाई होगी और ये आंसर वर्कआउट हो जाएगा. तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए. नहीं होता है तो हम साथ में करेंगे. एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स. आई होप आपने ट्राई भी किया और कोशिश भी की, और मुझे अप्रोच भी लिखकर बताई कमेंट में कि कैसे निकालने वाले हैं और कैसे आएगा. और आंसर ज़रूर लिखा कि अगर आपका आंसर आया है तो आपने कौन सा ऑप्शन इसमें से मार्क किया है. पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में दिया क्या जा रहा है. सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन है. इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, सर इक्वेशन है साइन एक्स. इक्वेशन क्या दी हुई है सर, सर इक्वेशन दी गई है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इज इक्वल टू सी. ठीक है सर. और एक और क्लू दिया गया है कि सर मॉड ऑफ सी जो है वो हमेशा इससे बड़ा है, अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से. ठीक है सर, इसका क्लू कहीं ना कहीं काम आएगा, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आएगी, देख लेंगे. और एक और खास बात कही गई है कि अब जो ये इक्वेशन है
ये जो इक्वेशन इसके कितने सोल्यूशन। अच्छा, ये जब इक्वेशन के कोई सोल्यूशन हमसे पूछता है तो क्लियरली हमें ए और बी एज अ कांस्टेंट ट्रीट करनी होते हैं, रादर सी भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होता है। तो सी, ए एंड बी आर क्लियरली सम कांस्टेंट वैल्यूज। हमारे लिए पॉइंट क्या है सर? पॉइंट है एक्स। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करती है, रादर वो कौन सी वैल्यू के बजाय इंटरेस्टेड है कितनी वैल्यूज हैं, कि सर एक ही वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये फिगर आउट करना है। मेरा कहना है कि आपको कुछ क्लिक करे या ना करे, कुछ स्ट्राइक करे या ना करे, बट एक बात आप जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक लाइन आपको बस पता है तो ये क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। चलो मैं याद दिलाता हूं स्टूडेंट्स, याद करो हमने कुछ ऐसा सीखा था। अगर यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है a sin x प्लस बी cos x। सर ये लिखा हुआ है a sin x प्लस बी cos x। आप इसकी राइट हैंड साइड छोड़िए, बस मुझे ये बताइए, अगर कभी भी मुझे लाइफ में कोई लिख कर देता है a sin x प्लस बी cos x, तो क्या मैं एक बहुत ज़रूरी बात जानता हूं सर? हमने फंक्शंस पढ़ते वक्त भी इस बात को सीखा था, और ना सिर्फ फंक्शंस बल्कि ट्रिगो में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी कोई एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस बी cos थीटा या a sin x प्लस बी cos x जैसा कुछ दिखे तो आप उसकी रेंज निकाल सकते हो, आप उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आपको क्लिक किया? और अगर क्लिक किया तो अभी मुझे जल्दी से आंसर बता दो कि क्या आने वाला है, और अगर अभी भी नहीं क्लिक कर रहे तो हम साथ में ट्राई करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कहे a sin x प्लस बी cos x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो सर मैंने जो सीखा है ट्रिगो में या फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में रेंज का कंसेप्ट एक्सप्लोर करते वक्त, वो ये होता है, अगर पहली बात तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए, तो ये जो x और x है ये सेम होना चाहिए, पहला कंस्टेंट है। तो सर ये हमेशा अंडर ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा, आई होप आपको ये बातें याद है, इन दोनों के सम से छोटा, और डेफिनेटली इसी के नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, मतलब वो नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमेशा बड़ा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात इसलिए क्योंकि इसी से अब क्वेश्चन खत्म होने को है। इसी से क्वेश्चन खत्म होने को इसलिए है क्योंकि सर अगर आप एक और बात पे गौर फरमाएं तो यहाँ पे कुछ लिखा है, इस बात को डिस्कस करते हैं। याद करो स्टूडेंट्स, हमने कुछ ऐसा पढ़ रखा है, सारी बातें भूल जाओ, सारे कंसेप्ट भूल जाओ, अभी सिर्फ इस कंसेप्ट पे ध्यान दो कि सर अगर कभी भी उनसे कोई लिख कर देता है, कहता है कि सर मॉड एक्स जो है वो 5 से बड़ा है, मैं सर x की उन सारी वैल्यूज को ढूंढने में इंटरेस्टेड हूं जिनके लिए उसका मॉड जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। तो मैं कहूंगा कि सर इसके दो रिजल्ट आते हैं। सर आप कहते हो या तो x 5 से बड़ा ले लो या फिर x जो है वो -5 से छोटा ले लो, क्योंकि -5 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लोगे, जैसे -5.5, तो -5.5 का मॉड क्या होगा 5.5, और वो 5 से बड़ा है। तो -5 से छोटी कोई भी वैल्यू, जैसे कि लेट्स से -10 का मॉड कितना +10, और 10 5 से बड़ा है। तो या तो सर -5 से छोटी वैल्यूज ले लीजिए या फिर 5 से बड़ी, बेशक 5 से बड़ी कुछ भी ले लो, जैसे 15, तो 15 का मॉड 15, और 15 5 से बड़ा है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा दिया होता है हम उसको ऐसे कंक्लूड करते हैं। आई होप ये बात सिखाने के पीछे मेरा एक रीज़न आपको समझ आ रहा है। मुझे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर मॉड सी जो है, सर मॉड सी जो है आपका वो जो है वो बड़ा है किससे सर? वो बड़ा है अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। आपको ये बात समझ आ रही है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्लू उन्होंने दिया आपको, आपसे कहा कि सर जो मॉड सी है वो है अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा। सर अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूँगा कि सर इस केस में मैं कहूँगा आपसे कि दो बातें आएंगी सर, या तो सी जो है वो बड़ा होगा किससे? अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, या फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, या फिर ये होगा कि जो सी है सर वो छोटा होगा किससे? अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नेगेटिव से। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? मान लो एक नंबर है, तो किसी नंबर का मॉड इस नंबर से हमेशा बड़ा हो, तो वो नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा सर? वो नंबर हमेशा इस नंबर से या तो बड़ा होगा या फिर वो नंबर हमेशा इस नंबर के नेगेटिव से छोटा होगा। यही बात तो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमने डिराइव किया है, इस लर्निंग को भी याद रखिएगा। यही लर्निंग हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। चलिए अगर मैं वापस हमारे क्वेश्चन पर आऊं तो मुझे जो पता है सर वो ये कि सर a sin x प्लस बी cos x जो है सर, जो आपका a sin x प्लस बी cos x है वो एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c के इक्वल है, वो एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c के इक्वल है। अगर वो c के इक्वल है सो कैन आई रीराइट दिस होल इक्वेशन एज दिस? बहुत ध्यान सुनिए, a sin x प्लस बी cos x को क्या लिख सकता हूँ c। तो सर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c जो है वो हमेशा क्या होता है सर? वो होता है नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा और पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा। आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? मान लो मैं थोड़ी देर के लिए आपको प्रॉब्लम समझाने के लिए एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूं। मान लो स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 2, है ना, और मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का एक कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश करूं नंबर स्केल पर चीज़ें प्लॉट करके। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। मान लो दिस इज योर नंबर स्केल, है ना,
ये आपका नंबर स्केल है और इस पे 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? एक पॉइंट तो है क्लियरली कौन सा? नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे कहना। और एक पॉइंट डेफिनेटली क्या है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इक्वेशन 1 का नजरिया समझो। इक्वेशन 1 क्या कहना चाह रही है? सर इक्वेशन 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इक्वेशन 1 कहती है कि आपका जो सी है ना वो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए इक्वल का साइन। मतलब आपके अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 जो कहती है उसके अकॉर्डिंग जो बात आप कहना चाह रहे हो वो ये है कि सर जो सी है वो इससे इसके बीच में है। सर इक्वेशन 1 ये कहती है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये किसका पर्सपेक्टिव है? ये है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग बात। सर इक्वेशन 2 ने क्या कहा? सर इक्वेशन 2 ने बड़ी मजेदार सी बात कही। इक्वेशन 2 ने ये कहा कि सर आपका जो सी है ना वो या तो इससे बड़ा होगा। सर आपका जो सी है वो या तो इससे बड़ा होगा। इससे बड़े होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सर जब सी को कोई कह रहा है कि वो या तो इससे बड़ा होगा, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? सर इससे बड़ा होगा। बाय द वे से इंक्लूड किया क्या? सर इससे इंक्लूड नहीं किया, इससे बड़ा होगा, उसने ऐसा कहा है ना। ये क्लियरली कहाँ तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक। और ये क्लियरली कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक। क्या आप मेरा ऑब्जर्वेशन और पॉइंट समझ पा रहे हो? है ना। डेफिनेटली सर एक और बात उसने कही कि एक और क्लू हम अप्लाई करते हैं कि सी जो है वो इससे हमेशा छोटा होगा। सर जो आपका सी है वो इससे हमेशा छोटा होगा, मतलब इससे हमेशा छोटा होगा। और सर वो इसको इंक्लूड करने को भी नहीं कह रहा है। आपको दोनों बातें समझ आ रही हैं? एक क्लू कहता है कि सी यहां से यहां तक या यहां से यहां तक होगा, और एक क्लू कहता है कि सी इन दोनों के बीच में होगा। आप मेरा हिंट समझ पा रहे हो? मतलब आपके पास मान लो 2 स्टूडेंट हैं, 2 शख्स हैं, वो आपको एक पजल सॉल्व करने को कह रहे हैं। पजल में वो आपको हिंट देते हैं। एक स्टूडेंट कहता है हिंट में वो कहता है कि जो नंबर मैंने सोचा है, जैसे नंबर है लेट्स से x, जो नंबर मैंने सोचा है सर वो 3 से बड़ा है। और एक स्टूडेंट जो है वो दूसरी हिंट देता है कि वो जो नंबर, मतलब वो दोनों स्टूडेंट ने मिलकर एक नंबर सोचा है और वो दोनों आपसे गेस करने को कह रहे हैं। और गेस करने को जब वो कह रहे हैं तो उसमें से एक जो स्टूडेंट है वो पहला स्टूडेंट, दोनों ने मिलकर सोचा है, तो पहला स्टूडेंट कह रहा है कि जो नंबर हमने सोचा है वो 3 से बड़ा है, और दूसरा स्टूडेंट जो हिंट दे रहा है वो कह रहा है कि सर जो हमने नंबर सोचा है वो 2 से छोटा है। अब आप कहोगे कैसी बात है, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो एक ही नंबर है पहली बात तो ये जब कह रहा है, अगर आप इसे नंबर स्केल पे प्लॉट करेंगे तो इसने क्या बोला, देखो कहीं ना कहीं नंबर स्केल पे 2 होगा, कहीं ना कहीं नंबर स्केल पे 3 होगा। हिंट 1 के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि सर जो आपका नंबर है वो 3 से बड़ा है, अगर वो नंबर 3 से बड़ा है तो नंबर यहाँ के होगा। और इन भाई साहब ने क्या बोला कि जो नंबर कॉमनली हमने सोचा है वो 2 से छोटा है, तो अगर वो 2 से छोटा है तो ऐसा होगा। तो कहाँ कोई ऐसा कॉमन या यूनिक नंबर है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे? नहीं कर रहा है ना। इवन अगर ये क्लोजेस्ट भी ले आता, अगर इसको वो थोड़ा और घुमा के ऐसा कह देता कि जो नंबर इसने सोचा है वो मतलब जो नंबर हम दोनों ने मिलकर सोचा है उसमें से एक दोस्त कह रहा है कि वो 3 से बड़ा है और एक कह रहा है कि वो 3 से छोटा है, और गड़बड़ घोटाला ये हो रहा है कि वो ये भी नहीं कह रहा है कि वो इसके इक्वल है, मतलब 3 के इक्वल है, वो ये तक भी नहीं कह रहा है। वो हमेशा ये कह रहा है बस कि एक तो कह रहा है 3 से बड़ा है, एक कह रहा है 3 से छोटा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कहे 3 से बड़ा है और कोई कहे 3 से छोटा है तो इवन 3 पर भी वो यूनिकली कंबाइन नहीं हो रहा है, मतलब कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है मुझे। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो बेशक यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, दोनों की बातों में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, और दोनों की बातों में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ कि कोई वैल्यू हो सकती है सी की जो दोनों को ट्रू करे? सी की वो वैल्यू जो इक्वेशन 1 को ट्रू करे वो यहाँ से यहाँ तक होती है, और सी की वो वैल्यू जो इक्वेशन 2 को ट्रू या सेटिस्फाई करे वो वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक हो रही हैं, तो गड़बड़ हो जा रही है सर। सी की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही हो, और अगर सी की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही हो तो मैं क्या कहूँगा कि सर कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज नो सोल्यूशन। अगर उसने गलती से भी आपसे बस ये कह दिया होता, यहाँ पर उसने अगर मान लो इक्वल का साइन लगा दिया होता, अगर उसने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया होता तो आपकी ये जो इक्वेशन होती ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वल का साइन लग जाता, तो यहाँ पर भी क्या लग जाता, इक्वल का साइन। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। और जैसे ही यहाँ पर भी इक्वल का साइन लग जाता तो फायदा क्या हो जाता, आप फिर यहाँ पर इसे इंक्लूड कर लेते और यहाँ पर आप इसे इंक्लूड कर लेते, और जैसे ही ऐसा होता तो मुझे 2 कॉमन पॉइंट मिल जाते। और वो 2 कॉमन पॉइंट्स क्या होते स्टूडेंट्स, एक तो ये वाला और एक ये वाला। और उस केस में आप बोलते कि सर सी की 2 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी सर? उस केस में आप सी की 2 वैल्यूज बोलते माइनस ऑफ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड एक और कौन सी, अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनके बीच की सारी वैल्यूज नहीं, बस ये 2 वैल्यूज। इसीलिए मैंने सेट रिप्रेजेंटेशन यूज किया, करली ब्रैकेट्स यूज किए। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सारी वैल्यूज, मैं कह रहा हूँ बस ये 2 वैल्यूज, क्योंकि बस इन दोनों वैल्यूज पर फिर वो सेम आ रहे होते। पर ये कब होता है स्टूडेंट्स? सर ये तब होता जब यहाँ पर क्या होता, जब यहाँ पर आपका इक्वल साइन लगा होता।
पर बस ये इक्वल साइन अगर लगा होता तो फिर हम क्या कहते हैं इसके दो सोल्यूशन है, फिर मैं कहता नन ऑफ द सोल्यूशन, और क्या कहता दो सोल्यूशंस होते हैं। यूनिक तो नहीं है सर, इनफाइनाइट भी नहीं, पर दो सोल्यूशंस है, दो क्लियर सोल्यूशंस हैं। बट चूंकि इक्वल नहीं लगा है, चूंकि इक्वल नहीं लगा है, तो ये सारी कहानी हमें रिवर्ट करनी पड़ेगी, ये आंसर आपका नहीं होगा। क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ से सारे इक्वल हट जाएंगे और ये इक्वल नहीं लगा था इसलिए, तो इसका अभी इस सिनेरियो में जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, हम कहेंगे नो सोल्यूशन, क्योंकि सर सी की कोई वैल्यू नहीं। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि अभी तो आप इसको इतना ऑब्जर्वेशन के साथ समझ रहे हो, इतना मैं एक एक डिटेल में एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक टाइम के बाद तो आपको ये दिखेगा। कैसे दिखेगा? जैसे ये दिखा a sin x प्लस बी cos x, आप कहोगे कि सर ये जो c है ना, ये अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा और नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा, मतलब ये इन दोनों के बीच लाई करेगा, ये एक्सप्रेशन है c। लेकिन सर अगर आप जैसे यहाँ देखो तो आपको ये भी स्ट्राइक करते आ जाएगा कि सर जब मॉड c इससे बड़ा होता है तो सर c जो होता है वो या तो अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होता है, या फिर जो c होता है वो नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होता है। तो सर गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ी हो रही है कि ये वैल्यू तो उनके बीच में लाई कर रही है और ये वैल्यू उनसे बड़ी है, और ये भी वही सी है और ये भी वही सी है। तो सर कॉमन सोल्यूशन कैसे आएगा? इसके अकॉर्डिंग सी कुछ और वैल्यू ले रहा है, इसके अकॉर्डिंग सी कुछ और वैल्यू ले रहा है, और दोनों में अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। और सर अगर कुछ भी सेम नहीं है तो कैसे यूनिक सोल्यूशन, कैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन, या कैसे कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? मैं कहूँगा उस केस में तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? पॉइंट वही है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन ये कि एक कहे कि मैंने जो नंबर लेना चाह रहा हूँ, मतलब इट्स लाइक दो भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कह रहा है मैं 3 से बड़ा नंबर लेना चाह रहा हूँ, एक कह रहा है मैं 3 से छोटा नंबर लेना चाह रहा हूँ, तो दोनों मिलकर कोई कॉमन नंबर नहीं ले पाएंगे ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कोई कॉमन नंबर ही नहीं है, तो ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगी। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। आई होप ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आए, यहाँ तक बहुत डिटेल में आपने एक एक स्टेप समझी। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरा यकीन है कि आपने भी कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया होगा, एंड आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव गॉटन ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। चलिए विद दैट स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन थोड़ा क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, और ये बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी सारी इंट्रिकेसीज हैं। मतलब इसके थ्रू आप बहुत सारे इंसाइट्स गहन करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप एब्जॉर्व करोगे, बहुत सारी लर्निंग्स डिराइव करोगे। तो एक बार ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो, और मुझे बताओ कि क्या आंसर आप मार्क करोगे, एंड टेल मी दी अप्रोच एज वेल कि आप इसमें कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हो, कैसे वर्कआउट कर रहे हो। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके फिगर आउट करिए आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, एक शानदार सा क्वेश्चन जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ कॉट अल्फा इक्वल्स द इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या? ये वाली, ठीक है सर, इस बारे में बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े क्वेश्चंस हो, लेंदी क्वेश्चंस हो तो पार्ट में ब्रेक करना ज़्यादा अच्छा। इसके बाद एंड साइन बीटा इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सर ये क्या बात है? ये बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, घबराना मत। फिर वो क्या कह रहा है, देन साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट से क्लू है स्टूडेंट्स। क्या क्या बड़े इंपॉर्टेंट से क्लू है, पहले सुनिएगा। पहला क्लू तो क्या दिया था, उसने बोला था कॉट अल्फा। कॉट अल्फा किसके इक्वल है? सर कॉट अल्फा इक्वल है इस इनइक्वालिटी के इंटीग्रल सॉल्यूशन के, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर एक और बात कही उसने, एक और आपको हिंट दिया कि जो साइन बीटा है सर वो किसके इक्वल है? साइन बीटा इक्वल है स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है सर, इस बारे में भी बात करेंगे, ये भी यूज करेंगे। और फिर फाइनली किसकी वैल्यू पूछ रहा है? फिर वो फाइनली आपसे साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये जो मैं चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ ये वो हिंट्स है जो आपको काम में आने वाले। हम इन्हीं हिंट्स पे काम करेंगे। पहला हिंट क्या है स्टूडेंट्स, हम कॉट अल्फा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या क्या इस क्वेश्चन में आ रहा है। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको इनइक्वालिटी दे दी है, यानी आपको इनइक्वेशन से डील करना है। इन इक्वालिटी के साथ आपको किससे डील करना है? ट्रिगो से तो डील करनी है, ट्रिगो पर बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ साथ यहाँ पर स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर लिया है, मतलब इन्होंने आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी डाल दी। क्या आप बात समझ पा रहे हो? थोड़ा सा ये पार्ट वो आने वाला है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, इसे हम पढ़ेंगे डेफिनेटली, पर इस क्वेश्चन में जितना यूज होगा वो हम अभी हाथों हाथ सीख लेंगे, तो घबराना मत, है ना। तो देख रहे हो आप 3 चैप्टर्स यूज किए हैं एक ही क्वेश्चन में, एंड ऑफ कोर्स बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप काफी कुछ सीखेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स एक एक करके। पहले तो मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। इनइक्वालिटी क्या है स्टूडेंट्स? सर इनइक्वालिटी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 16x, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस कितना है स्टूडेंट्स? प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सर इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने सीखा है, क्या करेंगे स्टूडेंट्स याद करिए। सर अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करूं तो मुझे जो दिखता है वो क्या, 15 × 4, ये कितना होता है स्टूडेंट? 60, और ये है 16।
आई थिंक 60 के लिए 10 और 6 एक अच्छा हमारे पास ऑप्शन आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुना, मुझे प्रोडक्ट चाहिए 15 इंटू 4 यानी 60 और सम चाहिए -16। तो मुझे 10 और 6 एक अच्छा पॉइंट दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इस -16x को मैं स्प्लिट करूँगा, -10x और -6x है। आई होप आपको नजर आ रहा है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर ऐसा किया तो ये तो क्लियरली 4x² था ही, और यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर यह है 15 विच इज़ लेस देन 0, इक्वल टू नहीं है ना सर। इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत ध्यान सुनिए, हम इसे फैक्टराइज कर पाएंगे। आई थिंक अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ, और जैसे ही आप 2x कॉमन लेंगे है ना, जैसे ही आप 2x कॉमन लेंगे तो आई थिंक ये कितना बचेगा, ये आई थिंक 2x लेने के बाद 2x ही बचेगा, और यहाँ से 2x कॉमन लिया तो ये बचेगा 5। आई होप ये बात आपको समझ आई। तो यहाँ से एक फैक्टर बन रहा है 2x - 5, और आपने क्या कॉमन लिया था, आपने कॉमन लिया था 2x। आई होप ये बात डाइजेस्ट हो रही है। क्या अब मुझे यहाँ से अगर 2x - 5 चाहिए तो 2x - 5 के लेके ना इसे मैं 3 कॉमन ले लूँ, क्योंकि देखो अगर आपने रादर -3 कॉमन ले लूँ, क्योंकि जैसे -3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कितना स्टूडेंट्स, +2x, और ये कितना बन जाएगा -5। तो बिल्कुल 2x - 5 बन जाएगा अगर मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ। आई होप इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप अब आपको लिखते समझ आती है ना। और ये क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ये हमें चाहिए <0 आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ रही हैं, है ना। ये वाली स्टेप से वाली स्टेप पे आना अब बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर कंफ्यूजन होता भी है तो इसको ऐसे भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको एक बार अलग तरीके से लिख के बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक कैसे आ रहे हैं। बट मेरा कहना है कि इससे लिखते आना चाहिए। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4x² - 2x में से 2x कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, 2x माइनस कितना 5। आई होप यही बच रहा है। फिर यहाँ से जब कॉमन लिया तो यहाँ से क्या कॉमन लिया स्टूडेंट्स, यहाँ से -3 कॉमन लिया, और जैसे -3 कॉमन लिया तो ये भी कितना बन जाता है, ये भी बन जाता है 2x - 5 < 0। फिर हमने दोनों तरफ से 2x - 5 कॉमन लिया, तो एक और जो फैक्टर बचता है वो बचता है 2x - 3। तो ये इंटरमीडिएट स्टेप जो मैंने स्किप की, जो मैंने चाहा कि आप ब्रेन में सोचें, मैं बार बार इसी बात पे एम्फेसाइज करता हूँ स्टूडेंट्स कि कम से कम लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, कम से कम स्टेप्स लिखिए, स्टेप्स स्किप करिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, सही सोचने और क्विक कैलकुलेशन के, टाइम मैनेजमेंट के मार्क्स मिल रहे हैं, एक्यूरेसी और स्पीड के मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। और सर अगर यहाँ से मैं इसे वर्कआउट करना चाहूँ तो एक हिंट है सर, याद करिए हमारी वेवी कर्व मैथड, और वेवी कर्व मैथड के अकॉर्डिंग अगर अब मैं इसके फिगर आउट करूँ पॉइंट्स, तो सर एक रूट तो आएगा 5/2 और एक रूट होगा 3/2। 5/2 यानी क्या 2.5 और 3/2 यानी क्या 1.5। तो ऑब्वियसली 3/2 छोटा होगा 5/2 से, ऑफ कोर्स 3/2 5/2 में डिनोमिनेटर दोनों का 2 है, तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो नंबर बढ़ा। तो कहना है इससे सर यहाँ कहीं होगा 5/2 और यहाँ कहीं होगा 3/2। सर इनसे क्या फ़ायदा हुआ, आई होप अब बताने, कहने या बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये अगर हम वेवी कर्व मेथड यूज़ करें तो हमने हर बार ये सीखा है कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक में जिसका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, उसको अगर आपको चाहते हो कि वो नेगेटिव हो तो वो दोनों रूट्स के बीच ही लाई करता है। या तो ऐसे सोचा जा सकता है, ये क्वाड्रेटिक के थ्रू हमने सीखा, तो आपको नज़र आया इसमें एक और कंसेप्ट यूज़ हो जा रहा है, कौन सा, क्वाड्रेटिक का, है ना। अगर आप चाहें तो इनइक्वालिटी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते थे बेशक, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंसेप्ट यूज नहीं करना है तो हम कैसे सोचेंगे, बड़ी सिंपल सी बात, हमारी वेवी कर्व मेथड। और अगर वेवी कर्व मेथड यूज करनी है तो क्या करेंगे सर, ध्यान से दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स, अगर वेवी कर्व मेथड अप्लाई करनी हो तो लेट्स से 3/2 और -∞, आपको वैसे याद होना चाहिए प्लस माइनस प्लस ही वर्क करता है अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीजें हैं, तो ये याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। फिर भी अगर कभी भूल जाओ, वैसे इतनी प्रैक्टिस अब कर ली है, हो जाएगी आगे जाकर कि आपको याद हो जाएगा कि अगर ये स्टैंडर्ड सिनेरियो है x - अल्फा इंटू x - बीटा, तो ये होगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, और अल्फा अगर बीटा से छोटा है तो, है ना। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो 3/2 से -∞ के बीच मुझे क्या मिलता है, 0, 0 - 5 नेगेटिव, 0 - 3 नेगेटिव, है ना। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो जोन है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे एक्सप्रेशन चाहिए नेगेटिव। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा कि सर अगर आप चाहते हो कि इनइक्वालिटी ट्रू करे, होल्ड, तो दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आर बिटवीन 3/2 एंड 5/2। एंड एम आई सपोज टू इंक्लूड 3/2 एंड 5/2? आई डोंट थिंक सो कि सर 3/2 और 5/2 इंक्लूड करना है, इन पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि सर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, मुझे 0 लेना अलाउड नहीं है, 0 से छोटा रखना है, नेगेटिव रखना है, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में होगा। सर इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात नजर आ रही है स्टूडेंट्स। सर जो आपका x है, सर जो आपका x है वो है 3/2 से 5/2 के बीच में, ये इनइक्वालिटी है। अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाऊं तो 3/2 कितना होता है स्टूडेंट्स, सर ये होता है 1.5, और ये आपका x है, और 5/2 कितना होता है 2.5, है ना। अगर आप नंबर स्केल पे देखना चाहो स्टूडेंट्स, तो मैं क्यों ये बात इतने अच्छे से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसी पर आपका आंसर छुपा हुआ है। 1.5 से 2.5 के बीच में आपका x लाई करता है।
मतलब ये सारी वैल्यूज अगर x की मैं कोई सी भी वैल्यू रखूं 1.5 से 2.5 के बीच में इस इनइक्वालिटी में, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 से छोटा होगा, यानी हमेशा नेगेटिव होगा। सर इन सबको करने का फायदा क्या है? इन सबको करने का फायदा ये था स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे मुझसे बोला जा रहा था कि कॉट अल्फा इक्वल्स टू द इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो बेशक इस इनइक्वालिटी के बहुत सारे सोल्यूशंस थे, इस इनइक्वालिटी के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं सर, x की मल्टीपल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं, पर वो कह रहा है कि इस इनइक्वालिटी का जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू आएगी? सर 1.5 और 2.5 के बीच में इंटीजर वैल्यू एक ही आती है 2। तो जो इस इनइक्वालिटी का इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो क्या है स्टूडेंट्स? 2। तो जो कॉट अल्फा है वो 2 के इक्वल है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। इतनी सी बात थी स्टूडेंट्स। तो पहले तो कॉट अल्फा को उसने इनडायरेक्टली ऐसे कहा कि इस इनइक्वालिटी का जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो कितना है? 2 स्टूडेंट्स। तो 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? कॉट अल्फा के। तो पहला रिजल्ट तो हमने यहाँ से डिराइव किया। क्वेश्चन तो खत्म अभी हुआ नहीं है, क्वेश्चन तो शुरू है। हमें पहला हिंट, पहली क्लू हमें अभी मिला है ना। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और आगे चीजें वर्कआउट करेंगे। तो पहला क्लू क्या है स्टूडेंट्स? कॉट अल्फा 2 के इक्वल है। अब क्या करेंगे? अब उसने बोला कि सर साइन बीटा है स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है सर, इस बारे में बात करते हैं। बात बड़ी सिंपल सी स्टूडेंट्स, उस बात को याद रखिएगा, बस घबराना मत। कभी भी कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको दी जाए, कभी भी कोई भी स्ट्रेट लाइन दी जाए, बहुत सारे तरीके होते हैं। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बहुत सारी बातें करेंगे, क्वाड्रेटिक में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल बस इसे याद रखो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस की कौन सी साइड है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाती है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरी एक एक लाइन को बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट्स। पहली बात तो क्या, कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है ना। मैंने ये नहीं कहा कि आप एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल रीड करो, ये तो क्लॉकवाइज है। हम कैसा एंगल ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज। उस एंगल का टेन रेशो, अगर उस एंगल के टेन रेशो की मैं बात करूं तो ये कितना आता है? टेन थीटा। इससे आप कहते हो उस लाइन की स्लोप। दिस टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सर ये कैसी टर्मिनोलॉजीज हैं? स्लोप वर्ड का मतलब क्या है? ये क्यों निकालते हैं? ये ऐसा थीटा क्यों लिया? पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्यों लिया? इसको एंटी क्लॉकवाइज क्यों रीड किया? फिर उसका 10 रेशियो क्यों लिया? और इसे क्या कह रहे हो आप? स्लोप। ये तो अजीब से वर्ड से सर, समझ नहीं आ रहा है। मत घबराओ, कुछ मत सोचो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते वक्त ये लाइन इतनी आसान लगेगी कि सर इतनी आसान सी बात है। अभी बस इसे ऐसे समझ लो कि कभी भी ये वर्ड जब हमारे पास आएगा स्लोप, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। हर स्ट्रेट लाइन की एक स्लोप होती है ना। उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को कन्वेंशनली एम से डिनोट किया जाता है। हम ये बात करेंगे कि क्या होती है, क्यों होती है, इसका क्या फायदा होता है, इसे क्यों हम रखते हैं, इससे क्या क्या चीजें निकाली जा सकती हैं। बहुत मजेदार सी कहानी है। खैर उसे हम कोऑर्डिनेट पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, बट इस क्वेश्चन में जितना नॉलेज यूज हो रहा है उसके लिए आपको मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ वो क्या है? पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि हर लाइन की एक स्लोप होती है और वो स्लोप निकालने का तरीका होता है कि वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, उसका अगर आप 10 रेशियो ले लें, अगर उसका आप 10 थीटा ले लें, तो वो होती है उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप। आई होप ये बात याद रहेगी। अगर इस कंसेप्ट को मैं अप्लाई करूं तो क्या कह रहा है सर? साइन बीटा किसी चीज के इक्वल है। तो साइन बीटा आपको बोलने की कोशिश की, क्या किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर पहले क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर क्या होगा? प्लीज इस बात पे गौर फरमाइए स्टूडेंट्स। ये आपका क्लियरली वाई एक्सिस होता है स्टूडेंट्स, और ये आपका क्लियरली क्या होता है? एक्स एक्सिस। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? याद करिए स्टूडेंट्स, अगर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आई होप आपको याद होगा, ये आपकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये आपकी वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये आपकी क्लियरली एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, और ये जो होती है वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। हमें तो पता है सर ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊं स्टूडेंट्स, तो कहना है इसे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर ये जा रहा होगा, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट्स, माइंड द टर्म एंगल बाइसेक्टर। हमें सर ये पता है कि अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये जो पूरा एंगल होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स? क्लियरली 90 डिग्री। तो सर एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना। अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, अगर वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो कितना होगा? उसका हाफ। मतलब अगर ये पूरा एंगल π/2 था और इसको अगर मैंने बाइसेक्ट किया तो बाइसेक्टर जो होगा वो π/4 यानी अगर ये पूरा 90 डिग्री था तो 45 डिग्री के दो एंगल्स में इसको डिवाइड कर देगा। क्या आपको ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ, क्योंकि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इफ दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? सर ऑफ द
फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो क्या मैं इसकी स्लोप निकाल सकता हूँ? आई थिंक सर बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हमें आता है। हमें क्या पता है सर, किसी भी लाइन की स्लोप होती है, जो किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है ना, किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है तो वो क्या होती है सर, वो कुछ नहीं होती है, आप 10 रेशो लेते हो। आप क्या लेते हो सर, 10 रेशो लेते हो। किसका सर, किसका? उस लाइन ने जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है उसका। तो आप क्या लोगे स्टूडेंट्स, π/4 का 10 रेशो। तो आप क्या निकालने वाले हो, 10 π/4, है ना। और आई होप मुझे सिखाने या बताने या अब बोलने की जरूरत नहीं है कि 10 π/4 कितना होता है। सर 10 π/4 होता है 1, तो याद आने वाला है 1। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहे हैं आपको। तो ये 1 का क्या मतलब है सर, ये जो 1 है ना, दिस इज दी स्लोप ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो बात घुमा घुमा के पूछी जाएगी, सीधे सीधे नहीं बोलेगा। अब कहने को तो 1 कह देता ना कि साइन बीटा की वैल्यू 1 है, पर अगर यही कहना होता तो फिर आपके कंसेप्ट कैसे चेक होते हैं? आपका कंसेप्ट कैसे चेक होता है कि आपको स्लोप पता है नहीं? आपका कंसेप्ट कैसे चेक होता है कि आपको एंगल बाइसेक्टर पता है नहीं? आपके कंसेप्ट, आपकी टर्मिनोलॉजीज चेक करने के लिए, मतलब वही बात आ गया ना, इनसाइट्स, कितनी ज़्यादा बारीकी में आपको चीज़ें पता है, तो वो आपकी बारीकियां ही तो एक्सप्लोर करवा रहे हैं। जितनी ज़्यादा बातें पता होगी, अगर मिस कर गए आप एक भी पॉइंट, जैसे मान लो अगर आपको ये नहीं पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बहुत बेसिक सी बातें सब पता होती है, पर अगर इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं पता है तो आप यहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे? तो सीधे सीधे 1 कहा जा सकता था, पर उसने घुमा के आपको क्वेश्चन में उलझाया, है ना। अब वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अगर ये 1 बोला है तो साइन बीटा जो था वो किसके इक्वल था, स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी सर ये जो 1 है ये किसके इक्वल है सर, ये साइन बीटा के इक्वल है। तो एक और रिजल्ट निकल के आया स्टूडेंट्स यहाँ से, क्या कि जो साइन बीटा है सर वो इक्वल है 1 के। आई होप आप ये रिजल्ट भी याद रखेंगे। अगर साइन बीटा 1 के इक्वल है, और हमने एक रिजल्ट तो ऑलरेडी निकाल लिया था, हमने क्या निकाला था कि कॉट अल्फा जो है वो 2 के इक्वल है। बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना क्या है, इस पे बात करते हैं। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आपसे ट्रिगो का एक फॉर्मूला अप्लाई करवाया जा रहा है जो कि शायद हमने पढ़ा है। याद करो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बारे में बात करना चाहूँ आपसे कि क्या फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू, आई थिंक इंटू ही है, इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। सो दैट्स मल्टीप्लीकेशन का साइन, साइन अल्फा माइनस बीटा। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा? क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो। मेरे ख्याल से होता है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हमने एक्सप्लोर भी किया था। इसे हम लिखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। यहाँ पे भी वही होगा विद नेगेटिव साइन, और चीज़ें कैंसिल आउट हो जा रही थी, याद करिए सर। तो हम इसे फाइनली सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन फिर से नहीं सिखा रहा हूँ, और इसे आप भी याद रखेंगे एग्जाम में स्टूडेंट्स की साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा कैन ऑलवेज बी रिटन इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। सर क्या फायदा हो रहा है, आप कर क्या पा रहे हो? मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि साइन बीटा में निकाल चुका हूँ कितना है 1, सर साइन बीटा में निकाल चुका हूँ 1, और कॉट अल्फा कितना है 2। हमने 2 बातें अभी तक निकाली है स्टूडेंट्स। क्या कि हमने 2 रिजल्ट अभी तक डिराइव किए हैं। क्या क्या स्टूडेंट्स, कि जो आपका कॉट अल्फा है वो है 2, और जो आपका साइन बीटा है सर वो है 1। सर कॉट अल्फा 2 है, कॉट अल्फा कितना है स्टूडेंट्स 2, तो क्या मैं साइन अल्फा निकाल सकता हूँ? आई होप बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स। पहला तरीका, क्या मैं साइन स्क्वायर अल्फा से, साइन स्क्वायर अल्फा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? प्लीज़ बहुत ध्यान सुनिएगा। साइन स्क्वायर अल्फा को 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फा, आई होप लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने लिखा क्या, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फा, है ना। और ये साइन स्क्वायर बीटा है। साइन स्क्वायर बीटा आई थिंक निकाला जा सकता है, क्योंकि साइन बीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर बीटा भी कितना होगा 1। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी याद है स्टूडेंट्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो इस कॉसेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ सर? आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना। और यहाँ पे तो ऑलरेडी कितना है, यहाँ पर ऑलरेडी ये -1 है। आई होप ये बात भी आपको समझ आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं। अब सर कॉट स्क्वायर अल्फा पता है, बिल्कुल पता है सर। कितना है सर? कॉट स्क्वायर अल्फा पता है क्योंकि कॉट अल्फा 2 है, और जैसे ही कॉट अल्फा 2 हमें पता चला तो मैं क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स, इसे मैं इसे लिखूंगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स 4 -1। आई होप ये बात आपको समझ आई। तो ये कितना हो जा रहा है 1/5 -1। ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स 1/5 -1। और अगर मैं इसे लिखता हूँ तो ये कितना हो जाता है 5 यहाँ जाता है तो -5, तो हो जाता है 1 - 5/5 दैट्स -4/5। आई होप ये बात आपको समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एंड कैन आई से कि बस सर इतना ही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। आपका ऑप्शन भी आप मार्क करेंगे -4/5। दिस वॉज दिस ईजी।
क्वेश्चन। आई होप आपको एक बात याद रहेगी। एक और बात याद दिलाता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप इतनी आइडेंटिटीज लगाने में कंफ्यूज हो जाते हो कि सर साइन स्क्वायर अल्फा को सीधे क्या कॉट अल्फा में कहीं ना कहीं कुछ करके कन्वर्ट कर सकते थे, वहां भी आप सोच सकते थे। देखो साइन स्क्वायर अल्फा था ना, तो सिग्नेचर की टेंशन नहीं थी, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही हो जाने वाला था। तो अगर मुझे कॉट अल्फा पता था सर, अगर मुझे कॉट अल्फा पता था और साइन अल्फा तक जाना था, तो एक और तरीका हो सकता था। सुनिएगा ध्यान से, वही थ्योरी स्टूडेंट्स याद करो। अगर कॉट अल्फा किसके इक्वल है, 2 के, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि सर मुझे पता है कॉट क्या होता है। अगर आप ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप बनाते हो स्टूडेंट्स, याद करो, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हमारे पास लेट्स से एक एंगल है, एंगल कितना है स्टूडेंट्स, एक एंगल है अल्फा, एक एंगल है अल्फा। अब कॉट अल्फा कितना होता है सर, कॉट अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट अल्फा कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या इस कॉट अल्फा को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2/1। क्या इसी कॉट अल्फा को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, कॉट अल्फा इज इक्वल टू लेट्स से 2k/k। ऐसा क्यों लिखा, प्लीज़ इस बात को समझो। बेशक अगर कॉट अल्फा 2/1 यानी 2 है, तो आप इन दोनों को यानी आप बेस और परपेंडिकुलर को 2k और k मान सकते हो, क्योंकि वो 2 और 1 के ही कोई मल्टीपल होंगे। और अगर ये 2k और k हैं, तो क्या मैं इसका ये निकाल सकता हूँ हाइपोटेन्यूज? आई थिंक निकाला जा सकता है सर। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे। क्या आपको समझ आ रहा है मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? सर अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो कितना होगा, अंडर ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना, k स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर यानी कितना, 2k का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3k स्क्वायर। और 3k स्क्वायर का अगर मैंने अंडर रूट लिया तो k बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, k टाइम्स अंडर रूट 3। के बाहर इसलिए ला रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इस बात से अभी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैंने आपसे पूछा यहाँ से क्या, अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन अल्फा कितना होगा, तो आप कहोगे सर साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाता है k अपॉन k टाइम्स रूट 3, तो हो जाता है k अपॉन k टाइम्स रूट 3। और अगर ये हो जाता है k अपॉन k टाइम्स रूट 3, तो आप कहते हो सर कि ये k से k कैंसिल और ये हो जाता है 1 अपॉन रूट 3। मैं यहाँ पर प्लस माइनस साइन की टेंशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फाइनली किससे डील करना है, तो मुझे फाइनली डील करना है साइन स्क्वायर अल्फा से। तो मैं साइन स्क्वायर अल्फा इस तरीके से भी इजीली निकाल सकता था। मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स एग्जाम में। अगर ये स्क्वायर्स में है जहाँ सिग्नेचर की चिंता नहीं है, तो आप सीधे सीधे कैसे सोच सकते हो, उस बात को सुनो स्टूडेंट्स। अगर मुझसे कोई कहे कभी भी कि सर जो कॉट अल्फा है वो है 2, तो आप तो इसको 2/1 मान लेना। 2/1 मतलब सर कॉट अल्फा जो मुझे पता है वो क्या होता है, सर कॉट अल्फा होता है, अगर ये अल्फा है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर बेस 2 है तो ये होगा 1। आई होप मैंने कुछ गलत तो नहीं किया स्टूडेंट्स, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी। 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे छोटा सा गड़बड़ किया हमने स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, है ना। लेट मी जस्ट मेक दैट करेक्शन, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, है ना। दिस विल बी 4k स्क्वायर, तो 4 + 1 5, तो दिस विल बी k टाइम्स अंडर रूट 5, एंड इफ दिस इज k टाइम्स अंडर रूट 5, सो दिस शुड हैव बीन अंडर रूट 5, है ना, दिस शुड हैव बीन अंडर रूट 5। तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट 5 ना। वो मुझे वहाँ करते वक्त क्लिक हुआ, मैं बस वो स्क्वायर करना भूल गया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा है कॉट अल्फा 2/1, आप इसको मान लो, तो ये 2 मान लो, ये 1 मान लो, क्योंकि मल्टीपल में वो पॉइंट कैंसिल ही हो जाना है ना, क्योंकि ये सारे रेशियोज हैं, समथिंग अपॉन समथिंग, तो मल्टीपल कैंसिल ही होना है। ये अपनी सिंप्लीफाइड वर्जन में ही मिलेगा आपको। तो अगर ये 2 और ये 1 है, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ, सर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, तो अंडर रूट के अंदर 5। और अगर कॉट अल्फा इतना है, तो साइन अल्फा मैं कह सकता हूँ, साइन अल्फा मैं कह सकता हूँ कितना स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना हो जाएगा 1/√। ये हमेशा ट्रू नहीं होता स्टूडेंट्स, ये हमेशा इसलिए ट्रू नहीं होता क्योंकि एंगल हमेशा एक्यूट हो जरूरी नहीं है। अगर वो ऑब्ट्यूज है, अगर वो कुछ और है या कहीं और एंगल है, तो वो फिर अपने अपने रेशोज अपना अपना साइन लेते हैं, वो फिर वो प्लस माइनस वाला कहानी भी पिक्चर में आता है। पर अगर चूंकि मुझे क्या था, कॉट अल्फा दिया था और मुझे साइन स्क्वायर अल्फा निकाला था, तो साइन स्क्वायर अल्फा निकाला जा सकता है, क्योंकि साइन अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर अल्फा एनी पे पॉजिटिव होगा ना, तो इसलिए मैंने इसको सीधे सीधे ऐसे सोच लिया। खैर अगर ये कुछ काम नहीं करता है, तो आपके पास तो अपनी प्रॉपर्टीज है ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा से कॉट तक जाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर अल्फा को 1/cos स्क्वायर अल्फा लिखा। cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर अल्फा, आइडेंटिटी, और बस कॉट अल्फा की वैल्यू पता थी और वो रख दी और आंसर आ गया। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए स्टूडेंट्स? तो इन बारीकियों से या इस तरीके से थोड़ा अलग से आउट ऑफ द बॉक्स सोच के भी आप आंसर निकाल सकते हो, बेशक आप मैथ्स का कोई रूल वायलेट नहीं कर रहे हो, है ना। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, जहाँ पर हमने क्या निकाला, b की वैल्यू -4/5। ये अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। विद दैट आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। पार्ट 1 में अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस किए, हर क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई होप ये स्लोप वाला पार्ट अच्छे से समझ आए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और इसमें हमने 3-4 चीज़ें एक साथ अप्लाई की, तो इसने भी आपको कन्फ्यूज आई एम वेरी श्योर नहीं किया।
सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, दैट www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर और सेगमेंट में। मतलब किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT JEE नीट NTSE ओलंपियाड CUET रेलवे बैंकिंग SSC, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट में पूरे के पूरे प्रोग्राम कंप्लीट कोर्सेस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिडन चार्जेस लेंगे या आपसे कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है आपके सामने, या ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन, पूरे तरीके से पूरा कोर्स सब कुछ एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री। करना क्या है स्टूडेंट्स, बस वेबसाइट पर जाना है www.magnetbrains.com। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आप जो भी पढ़ना चाहें, जैसे अगर आप मानने IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप IIT JEE में जिस भी क्लास के जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है वहाँ पर क्लिक कर दोगे। जैसे कि अगर मुझे 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स देखना है तो यहाँ पर लिखा होगा स्टूडेंट्स 11, तो आप 11 मैथ्स पर क्लिक करिए वॉच नाउ पर। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं स्टूडेंट्स, यानी आपके बेसिक्स जो आप पढ़ने की बात करते हो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बेसिक्स भी पढ़ाइए, तो आपके फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिक्स कवर करवाएंगे, है ना। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, पूरा पोर्टल आपके सामने मैथ्स का लेक्चर पर्टिकुलर 11th वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको ये सारी चीज़ें स्टूडेंट डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं, हम ये अश्योरेंस देते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ये आप खुद इन वीडियो लेक्चर से, इन क्वेश्चन से फील कर रहे हो, है ना। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट, जैसे अगर मुझे पढ़ना है सेट्स रिलेशन इन फंक्शन, जो भी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप सेट्स रिलेशन इन फंक्शंस पर क्लिक करेंगे। जिस भी लेक्चर को आप देखना चाहें आप उसके वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सब कुछ है स्टूडेंट, मतलब आपके DPPs हैं, उनके वीडियो सोल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली चैप्टर वाइज अरेंज्ड है ना। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे गूगल एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसी के जस्ट नीचे आपको यूट्यूब चैनल हमारा जो है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। वहाँ पर भी प्लेलिस्ट में यही सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि एक और ज़रूरी चीज़, इसी के जस्ट नीचे आपके डाउट्स फॉरवर्ड करने का भी लिंक है, आस्क योर डाउट्स, है ना। तो वो लिंक पर आप क्लिक करिए, डाउट्स फॉरवर्ड करिए। डाउट्स फॉरवर्ड करते हो प्लीज़ रिजोल्यूशन सही रखिए और प्रॉपर फॉर्मेट में डाउट्स भेजिए। जो भी लेक्चर आप देखना चाहें यहीं पर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब पे रीडायरेक्ट किया जा रहा है, यहीं पर वॉच नाउ पे क्लिक करिए, बफर फ्री मोड में, है ना, फुल स्क्रीन पर आप सारे लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हो और आसानी से अपनी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप, मेरा यकीन है स्टूडेंट्स के लेक्चर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और आपकी IIT JEE की तैयारी एक अच्छे से कंटिन्यू हो पा रही है। तो अगर इन वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं तो इन्हें लाइक भी करिए स्टूडेंट्स, ताकि वी फील अप्रिशिएटेड और हम इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपके लिए काम करते रहें। खैर, वो लाइक के बिना भी हम करेंगे ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, एक और सबसे ज़रूरी बात कि चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से अपडेटेड अगर आप रहना चाहते हैं कि कोई नया वीडियो आपके काम का रहा है, कोई भी नई चीज़ अगर आ रही है, तो अगर आपको अपडेटेड रहना है, आप नोटिफाइड रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कोई भी नई चीज़ अगर आपके काम की आ रही है वो मिस ना हो ऑफ कोर्स। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, चूँकि ये एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है और ये कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है, हर एक शख्स जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो हम चाहते हैं ये वीडियो, ये चैनल, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करते रहें हमारे साथ, ताकि वो स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकें। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।